महोदय, सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल की रिपोर्ट क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले 3 सालों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग गर्मी से मरे हैं? ठीक है, अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है। अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को ध्यान आकर्षण आया है। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि विगत 3 वर्षों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग लू से मरे हैं? जो रैन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरीबों के लिए यह योजना चलाई जाएगी और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में चलाई जाएगी, उस रैन बसेरा योजना का क्या हुआ? यह जो रेडियो और प्रसारण का विभाग है, क्या इसका यह दायित्व और फ़र्ज नहीं हो जाता है कि लोगों को ऐसे समय में चेतावनी दे? जिस तरह से कहीं अगर तूफ़ान आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी वह देता है कि तूफ़ान आने वाला है, सचेत हो जाओ। ऐसे ही अगर भयंकर शीतलहर चलने वाली हो तो क्या उस जगह के लोगों को वह यह नहीं बतला सकता है कि भयंकर शीतलहर आने वाली है? आप लोग अपने बचाव का उपाय करें। ये सारी समस्याएं हैं जिनके संबंध में मंत्री महोदय जवाब दें और इसको गंभीरता से लें। मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि आप केवल कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं। आप जहां बैठते हैं वहां सरकार को बतलाइए, अपने वरिष्ठ मंत्री को बतलाइए और कैबिनेट में बैठकर जहां से पॉलिसी तय होती है वहां से कोई ठोस कदम उठाइए। तब इस समस्या का निदान होगा, नहीं तो कितने लोग मरे कितने नहीं मरे उससे इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही तो बातें आमतौर पर फिर वही कही गई हैं जो बागड़ी जी ने शुरू की थी। करीब करीब वही बातें आई हैं और मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिंदुस्तान में अभी भी करीब करीब 48% जो औसत आंकड़े हैं उनके हिसाब से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं कि लोगों के पास घर नहीं है जो कि होने चाहिए। मूल आवश्यकताएं जो चाहिए वह हम पूरी तरह से सबको मुहैया नहीं कर पाए हैं। हमारा प्रयत्न ज़रूर है, अब कहाँ तक उसमें सफलता मिली है उसका लेखा जोखा करने की आवश्यकता है। यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है। मैं सिर्फ 1-2 उदाहरण उसके देना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी को देखकर कि हमारे बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। एक बड़े पैमाने पर हम चाहते हैं कि ग्रामीण विकास हो। महोदय, आज नए भारत को बनाने में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ हितों में संघर्ष है। कुछ लोग हैं जो स्थिर स्वार्थ वाले हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। विशाल जनता चाहती है कि समाज में परिवर्तन हो। तो जब यह संघर्ष है और जब हमने आपस में तय कर लिया और हमारे देश ने सिद्धांततः एक चीज़ को मान लिया कि हम अहिंसा के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से संसदीय प्रणाली से ही नया समाज बनाना चाहते हैं। हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं। जो समाजवादी तरीके हैं उनसे हम काम करना चाहते हैं। साम्यवादी तरीके को हम नहीं मानते हैं। अगर हम जनतांत्रिक तरीकों से चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम संविधान को वह शक्ति दें जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। उपसभापति जी, मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हमारी संसद 3 भागों में विभक्त है। अकेले लोकसभा का नाम ही संसद नहीं है, अकेले राज्यसभा का नाम भी संसद नहीं है, अकेले राष्ट्रपति का नाम भी संसद नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है।
कोई भी बात या कोई भी कानून जब जनता के हित के लिए बनता है तो उसको इन तीनों ही विभागों से निकलना पड़ता है। लोकसभा किसी चीज़ पर विचार करती है, फिर उस पर राज्यसभा और दूसरे ढंग से विचार करती है और उदारता के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लेती है। तब राष्ट्रपति के पास वह विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगती है और वह संसद का निर्णय कार्यान्वित होने के लिए चला जाता है। ऐसे कई विधेयक आए हैं जब लोकसभा ने उसे स्वीकृति दी और राज्यसभा की उस पर स्वीकृति न हुई। वह फिर लोकसभा के पास स्वीकृति के लिए चला गया, लेकिन लोकसभा ने फिर अपने स्टैंड को ज्यों का त्यों रखा। तो फिर राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए वह आया। एक समय ऐसा भी हुआ, मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था जब इस प्रकार का प्रकरण आया था और वह प्रकरण दहेज प्रथा के ऊपर था। लोकसभा ने दहेज प्रथा विधेयक को पारित किया था, फिर उसके ऊपर लोकसभा ज्यों की त्यों अड़ग रही। फिर राज्यसभा के पास वह गया। राज्यसभा ने भी अपने विचारों को ज्यों का त्यों रखा और लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति आई तो उस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। स्वतंत्रता के बाद शायद पहला अवसर था जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी और संयुक्त अधिवेशन के अंदर गंभीरता से उस पर विचार किया गया और उस विधेयक को पारित किया गया। पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब संविधान में कोई संशोधन आए उस समय ऐसी स्थिति न आए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चर्चा कर लें।